एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज अपन जानेंगे क्लास 10 में यानी कि कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान में इतिहास का एक जो चैप्टर है अपना भारत में राष्ट्रवाद, दूसरे नंबर का जो चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, उसका क्विक रिवीजन पार्ट 1। जी हाँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 में 15-15 मिनट में पूरे चैप्टर का आपको क्विक रिवीजन कराया जाएगा। ये चैप्टर मैं पूरा आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये चैप्टर जो है 3 से 4 पार्ट में आपको पढ़ाया गया है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और वन शॉट रिवीजन सब कुछ पढ़ाया है। क्रैश कोर्स में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के साथ ये चैप्टर पढ़ाया है। इसका वन शॉट रिवीजन भी आप तक पहुंचाया गया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो जल्दी से जाएं और इसको भी पढ़ लें। तो भारत में राष्ट्रवाद क्विक रिवीजन पार्ट 1 अपन शुरू करते हैं। तो मात्र 15 मिनट में आपको पूरा रिवीजन करा दिया जाएगा, तो जल्दी से जल्दी इसको आप सभी जो है लाइक शेयर कर दें। उसके बाद अपन शुरू करते हैं। तो जाने भाई, पहले विश्व युद्ध के बारे में सभी ने सुना होगा। पहला विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1914 से 1918 तक हुआ था, हम सभी जानते हैं। और उसी दौरान भारत में राष्ट्रवाद की भावना तेजी से पनपने लगी थी। पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग, इन तीनों के बारे में अपन जानते हैं। तो जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था, 1914 में शुरू हुआ था, तभी गांधी जी की एंट्री भारत में होती है। अब आप बोलेंगे गांधी जी तो भारत के थे, भारत में एंट्री कैसे होती उनकी? तो भैया गांधी जी 21 साल तक अफ्रीका में रहे थे, दक्षिण अफ्रीका में वकालत करने के लिए गए थे। तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे थे। उन्हीं के सानिध्य में कई सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। राष्ट्रवाद की जीती जागती चेतना सबसे ज्यादा गांधी युग में आपको देखने को मिलती है। पहला विश्व युद्ध की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ने एक नई राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पैदा कर दी थी। संपूर्ण विश्व राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर होता चला गया था। उसके बाद देखें तो भारत को युद्ध के दौरान विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा था। भले ही भारत युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन भारत को भी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जैसे कि रक्षा खर्चे में वृद्धि। जी हाँ, उसके बाद युद्ध के दौरान कीमतों में वृद्धि, यानी कि महंगाई बढ़ती जा रही थी। उसके बाद देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया जा रहा था। जी हाँ, प्रथम विश्व युद्ध के लिए सिपाहियों की आवश्यकता थी, तो ग्रामीण क्षेत्रों से सिपाहियों को जबरन भर्ती किया जा रहा था। उसके बाद देखें तो 1918 और 1919, 1920 और 1921 के दौरान भारत के कई हिस्सों में फसल भी खराब हो गई। भाई गरीबी में आटा गीला हो चुका है, जन धन की हानि हो चुकी है, राजनीतिक आर्थिक उथल पुथल मची हुई है, लोग बेरोजगार हैं, भुखमरी का सामना कर रहे हैं, ऊपर से फसल भी खराब हो गई। ठीक है, और युद्ध खत्म होने के बाद भी मुश्किलें कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती गई, क्योंकि जो क्षति हुई थी उसकी पूर्ति कैसे होती? ऊपर से फसल भी खराब हो चली है। प्लेग नामक महामारी भी पूरे विश्व में उस दौरान फैल चुकी थी। फिर देखें आगे बात करते हैं हम सत्याग्रह की। तो सत्याग्रह गांधी जी द्वारा चलाया गया सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था। गांधी जी हर आंदोलन को, हर लड़ाई को सत्य और अहिंसा के बल पर जीतने की बात करते हैं। तो जानते हैं सत्याग्रह होता क्या है? सीधा सवाल यहां से आपसे पूछा जा सकता है। तो देखें सत्याग्रह का विचार। तो सत्याग्रह भारत में औपनिवेशिक शासन से लड़ने का एक नया तरीका है। औपनिवेशिक शासन यानी कि ब्रिटिश शासन से लड़ने का एक नया तरीका है। यह अत्याचार और अन्याय के खिलाफ एक गैर आक्रामक और शांतिपूर्ण जन आंदोलन है। किसके खिलाफ? अत्याचार और अन्याय के खिलाफ। गैर आक्रामक यानी कि बिना हिंसा के अहिंसात्मक आंदोलन है, शांतिपूर्ण जन आंदोलन है। जिसका अर्थ क्या है? सत्याग्रह का अर्थ है सत्य को स्वीकार करने के लिए आग्रह करना। ठीक है, कि हम आग्रह करके आजादी प्राप्त करेंगे। उसके बाद यह एक नैतिक चेतना है, ना कि निष्क्रिय प्रतिरोध। बात आगे समझ में? अगर सत्याग्रह के बारे में आपसे पूछा जाए, जैसे मान लो अति लघुत्री में पूछा जाता है कि सत्याग्रह क्या है, तो सत्याग्रह आप सीधा सिर्फ इतना लिख सकते हैं। लघुत्री में पूछा जाए तो आप इतना पूरा आंसर जो है सत्याग्रह के बारे में लिख सकते हैं। अगली बात करते हैं। तो देखें भाई, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में लौट के आए थे 9 जनवरी को। और 9 जनवरी को आपको याद हो तो 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारत में भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी 9 जनवरी को भारत गांधी जी लौट के आए थे दक्षिण अफ्रीका से। उसके बाद देखें गांधी जी ने बिहार के चंपारण जिले में 1916, गुजरात के खेड़ा जिले में 1917 और अहमदाबाद में कपास
मिल श्रमिकों के बीच 1918 में सत्याग्रह आंदोलन करे थे। यहां से क्या स्पष्ट होता है कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया था? चंपारण बिहार में किया था। कैसे किया था? क्योंकि चंपारण बिहार में अंग्रेजों ने चंपारण के किसानों को, भारतीय किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 के बारे में जानते हैं। इसे काला कानून कहा जाता है भैया, काला कानून कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा, रॉलेट एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार लेके आई थी। इस अधिनियम के द्वारा शक के आधार पर, मात्र शक के आधार पर किसी भी भारतीय राजनीतिज्ञ को बंदी बना लिया जाता था और वो व्यक्ति ना कोई वकील हायर कर सकता था, ना न्यायालय में अपील कर सकता था। यानी कि बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का एक काला कानून हुआ करता था। तो इस अधिनियम से सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक, कब तक? 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार जो है मिल गया था। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं तो वैसाखी का दिन था, तारीख थी 13 अप्रैल 1919। तो वैसाखी के दिन रॉलेट एक्ट के विरोध में और वैसाखी का उत्सव मनाने के लिए इस दिन पंजाब स्थित अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित करी गई थी भारतीयों के द्वारा। तो इस 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग के मैदान में भारी भीड़ एकत्रित हुई थी और जनरल डायर या जनरल ओ डायर, जो कि अंग्रेजों का उस समय प्रधान हुआ करता था, उसने क्या किया? हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जलियांवाला बाग के सारे दरवाजे चारों तरफ से बंद कर दिए कि बाहर कोई भी व्यक्ति नहीं निकल सकता। बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए और इसके बाद जनरल डायर ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने के जो है आदेश दे दिए, जिससे सैकड़ों लोग अंदर ही अंदर मारे गए। तो ये भीषण कांड हुआ था जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद देखें खिलाफत आंदोलन की हम बात करते हैं। खिलाफत आंदोलन क्या था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व 2 भाइयों ने किया था। इन 2 भाइयों के नाम आप याद कर लो, मोहम्मद अली और शौकत अली। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में यह आंदोलन किया गया था। कहां किया गया था? बॉम्बे में खिलाफत समिति का जो है गठन किया गया था और गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में सहयोग दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि गांधी जी इस अवसर को हिंदू मुस्लिम एकता के अवसर के रूप में देखते थे कि अगर हम मुस्लिमों के खिलाफत आंदोलन में अपनी भागीदारी जताते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता की शुरुआत यहां से हो सकती है। अब आगे देखें, गांधी जी ने कांग्रेस को खिलाफत आंदोलन का समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग अभियान शुरू करने के लिए राजी कर लिया और दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, कहां पर और कब? दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम पर भी स्वीकृति की मुहर कांग्रेस के द्वारा लगा दी गई। उसके बाद देखें आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराओं की हम बात करते हैं। जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था उसके अंदर अलग अलग धाराएं क्या थी? पहली बात तो ये उठती कि इस आंदोलन का नाम असहयोग आंदोलन कैसे पड़ा था? असहयोग का मतलब क्या होता है? तो असहयोग का मतलब होता है सहयोग ना करना। गांधी जी कहा करते थे कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग के द्वारा ही चलाया जा रहा है। अब भारतीयों के सहयोग के द्वारा कैसे? कि भारतीय विदेशी वस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं, भारतीय विदेशी सामान का उपयोग कर रहे हैं, भारतीय विदेशी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, जो विद्यालय अंग्रेजों ने यहाँ पर स्थापित करे हैं, विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहां पर नौकरी कर रहे हैं, अंग्रेजी शराब का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम ब्रिटिशर्स का क्या कर रहे हैं? सहयोग कर रहे हैं। अगर हम उनका सहयोग करना बंद कर दें, उनकी चीजों का उपयोग करना बंद कर दें, तो ये क्या होगा? असहयोग होगा और ब्रिटिश शासन को यहां से खत्म होने में देर नहीं लगेगी। तो आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराओं की बात करते हैं। असहयोग आंदोलन को हम समझ चुके हैं। तो असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुए। शहरों में इस आंदोलन का प्रभाव कैसे दिखाई देता है? तो आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। शहरों के मध्यम वर्ग ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उसके बाद देखें तो विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज, शिक्षकों ने अपनी नौकरी तथा वकीलों ने मुकदमा लड़ने का बहिष्कार किया और आंदोलन में जो है शामिल हो गए। क्लियर हो रही है बात? विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज, विदेशी स्कूल कॉलेज में जाना बंद कर दिया, शिक्षकों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिए और इस तरीके से इस आंदोलन में जो है शामिल हो गए।
प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों के सामने प्रदर्शन किया गया। महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी ली थी और हर जगह अपने विरोध प्रदर्शन को दर्शाया था। यहां तक कि महिलाएं शराब की दुकानों के बाहर भी धरना देने लगी थी। अब देखें ग्रामीण इलाकों में इस विद्रोह का स्वरूप किस तरीके से दिखाई देता है, तो देखें किसानों और आदिवासियों का संघर्ष धीरे धीरे हिंसक हो गया। ग्रामीण इलाकों में जो किसान और आदिवासी रहते थे उनका संघर्ष जो है धीरे धीरे बढ़ता गया। अवध में किसान आंदोलन होता है उस समय, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था। अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यहां से सीधा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या अति लघुत्तरीय प्रश्न बन सकता है। तो किसानों का नेतृत्व किसने किया? बाबा रामचंद्र ने जमींदारों और तालुकेदारों के खिलाफ किया था। अवध किसान सभा की स्थापना की बात आती है, यहां से भी सीधा सवाल बन सकता है। अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में किसने करी? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में 1920 में करी गई थी। ये बात हो गई भाई अवध में किसान आंदोलन की। बागानों में स्वराज की बात करते हैं। अब असम बागान में स्वराज की बात करते हैं। असम में चाय के बागान हुआ करते हैं, अपन सभी जानते हैं। अब भाई कुछ लोगों को, कुछ मजदूरों को एक एग्रीमेंट के तहत, जिनको अनुबंधित श्रमिक कहा जाता है, अनुबंधित श्रमिक का मतलब क्या होता है कि एक एग्रीमेंट के तहत, एक लिखित दस्तावेज के तहत कुछ मजदूरों को काम के लिए ले जाया जाता है। उन्हें कह दिया जाता है कि भाई हम आपसे काम कराएंगे, 5 साल तक आपको हमारे साथ काम करना पड़ेगा, आपको उसके बदले पैसे मिलेंगे और 5 साल बाद आप यहां से जा सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था भाई। काम करने के लिए ले गए थे लेकिन एग्रीमेंट झूठा था। वो उनको उस असम बागान की 4 दीवारी के बाहर निकलने को भी नहीं मिलता था। वो अपने परिवार को देखने, बोलने, उनकी खैर खबर लेने को भी तरस जाते थे और काम करने के घंटे निश्चित नहीं थे, उनसे असीमित मात्रा में काम लिया जाता था। ठीक है, तो बागानों में स्वराज की बात करते हैं। बागानों में स्वराज, तो बागानों में काम करने वाले जो मजदूर थे उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था? हर व्यक्ति के लिए स्वराज के अलग अलग मतलब हुआ करते थे। अब जो व्यक्ति एक 4 दीवारी में कैद हो, बागान की 4 दीवारी में कैद हो, वहीं अंदर काम करना, सोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, काम करना, यातनाएं सहना, सब कुछ अंदर हो, 4 दीवारी के बाहर निकलने की परमिशन ना हो, तो उसके लिए स्वराज का मतलब क्या होगा कि भाई बस हम इस 4 दीवारी से बाहर निकल जाएं। जो जिस समस्या से पीड़ित है उस समस्या का समाधान मिल जाए, यानी कि उसके लिए वही अपना राज है, स्वराज है। ठीक है, तो बागानों में स्वराज की बात करते हैं तो बागान श्रमिकों के लिए स्वराज का अर्थ था 4 दीवारियों से बाहर स्वतंत्र रूप से आवाजाही बस उनको मिल जाए, कि हम काम करने के लिए जाएं फिर वापस उस दीवार से बाहर आ जाएं, उस बागान से हम बाहर आ जाएं। ठीक है, उनके लिए ये मतलब नहीं था कि हमें अपने देश में स्वराज चाहिए भाई, क्योंकि वो इस तरीके से पीड़ित थे कि 4 दीवारी से बाहर निकलना ही उनके लिए स्वराज था। उसके बाद देखें तो उन्होंने 1859 के अंतर्देशीय आप्रवासन अधिनियम का विरोध किया। जी हाँ, जिस 1859 के अंतर्देशीय आप्रवासन अधिनियम के तहत उनको बागानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया था और 4 दीवारी से बाहर निकलने की अनुमति थी नहीं, तो जिसमें उन्हें बिना अनुमति के बागवानों से बाहर जाने से रोका जाता था इस अधिनियम के तहत। तो मजदूरों ने इस अधिनियम का विरोध किया और प्रत्येक समूह ने स्वराज शब्द की व्याख्या जो है अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से करी। तो इस तरीके से बात होती है भारत में राष्ट्रवाद के क्विक रिवीजन के पार्ट 1 की। क्विक रिवीजन का पार्ट 2 जल्दी ही आपको दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि इतनी सारी चीजें आपको मात्र 15 मिनट में बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें अवेलेबल हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन पर। और ये जो 15 मिनट का क्विक रिवीजन कराया है इसका फुल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और नोट्स भी चाहते हैं उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से अवेल कर सकते हैं। हमारे पास कुछ टॉप कोर्सेज भी उपलब्ध हैं, जैसे कि सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम। 3 स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड। इसके अलावा जिन बोर्ड में एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो किया जाता है उनके सिलेबस को भी कवर कराया जाता है। कुछ स्पेशल कोर्सेज हैं, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, सीवीटी, एनटीएससी, ओलंपियाड और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में उपलब्ध हैं।
जी हाँ, और मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम। तो आज के सेशन को आप सभी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।